नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला जोरों पर है, जहां दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो जाने के साथ ही अब जनता के पास भी सौगातों की भरमार है, जिस पर आखिरी मुहर जनता लगाएगी। लेकिन इसके साथ ही चुनावी रथ पर ईडी और महादेव ऐप भी सवार है, जिसको लेकर दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। देखना यह है कि अब जनता किस पर भरोसा जताती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। इससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी के घोषणा पत्र से एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने 3100 रुपए की जगह 3200 रुपए में धान खरीदी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा कराने जैसी घोषणाएं की हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इस मामले में सरकार पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर महादेव ऐप के प्रमोटरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी किसी का नाम ले लेगा तो क्या आप उसे सच मान लेंगे? जांच होनी चाहिए, इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब सब पता चलेगा। जो महादेव ऐप का वन ऑफ द ओनर्स है, उसका जो खुलासा है, मगर इसमें कुछ चीजें साफ होती हैं। इसके अंदर यह साफ होता है कि ये जो सोनी है जिसका वीडियो है, उन्होंने सिंडिकेट एक ऑपरेट कर रहा था महादेव ऐप के अंदर। उस सिंडिकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो क्या थी, उसका जिक्र किया है। इसका पॉलिटिकल माध्यम क्या था? तो ये सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं। इनके संबंध पहले से ही है, उन्हीं के साथ ही है। वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब यह है कि आपके लेन देन हो चुका है और उसके दूसरे का आरोप लगा। जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफआईआर दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम लोगों को बोलते हैं, यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते हैं? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते हैं? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आके से गया विदेश से। आपकी कस्टम क्या कर रहा था? आपको बता दें कि 2 दिनों से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ईडी द्वारा किए गए खुलासे को लेकर हमला कर माहौल बनाने में लगी है, जिस पर सरकार लगातार अपना बचाव करते हुए इस मामले में बीजेपी को ही घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बीच ईडी और महादेव ऐप भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखना ये होगा कि जनता जब कल वोट डालने के लिए जाएगी तो अपने दिमाग में क्या क्या लेकर जाती है। इसी बीच चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। सौरभ सिंह जागृत, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और इसके अलावा जावेद खान, प्रवक्ता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर जावेद जी आपसे, जिस तरह से लगातार ईडी और महादेव ऐप को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। इस मामले पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने जा रही है, कल वोटिंग भी होनी है। जी,
मेरा ये कहना है कि शुरू हो चुका है रण छत्तीसगढ़ के अभिमान का, नहीं रुकेगा अब ये रण छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का। भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के पहनावे को, छत्तीसगढ़ के रहन सहन को, छत्तीसगढ़ के जो उपज है उनको जो पहचान दिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आयाम दिया है। ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ प्रदेश में थी वो उससे घबरा गई है, क्योंकि उन्होंने 15 साल में कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की एक पहचान बने, छत्तीसगढ़ को एक आयाम बने, मिले राष्ट्रीय स्तर पर। आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के उनके जो प्रमुख चेहरे थे 15 साल के, वही चेहरे फिर से रिपीट हो गए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ियों का अभाव नजर आता है। आज इस कारण से छत्तीसगढ़ को नाम कलंकित करने के लिए, छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल करने के लिए ये मामला पूरा ईडी का छत्तीसगढ़ पे केंद्रित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सौरभ सिंह जी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, एक दिन पहले इन्होंने बैन लगाया महादेव ऐप पे। ये बैन सौरभ सिंह जी, क्यों नहीं लगाया? सौरभ सिंह जी, मेरा ये कहना है बैन पहले क्यों नहीं लगाया? ठीक है सौरभ सिंह जी, जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां इस तरह के आरोप आप पर क्यों लगते हैं? आखिर कोई तो वजह होगी ना? कांग्रेस पार्टी ये सबसे पहले जान ले, छत्तीसगढ़ में जो ये जिस प्रकार से घोटाले किए इन्होंने, चाहे वो कोई घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे जमीन माफिया की बात कर ले, तो अब आ गया है बात महादेव ऐप। तो जिस हिसाब से आरोपी और ईडी काम कर रही है, आरोपी को पकड़ने का काम ईडी का है। यदि भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी 5 साल पूरे होने वाले हैं, चाहे वो कोल घोटाले के आरोपियों को पकड़ लेती, चाहे शराब घोटाले के आरोपियों को पकड़ लेती, चाहे महादेव ऐप के आरोपियों को पकड़ लेती, परंतु आज तक पकड़ नहीं पाई। लेकिन सौरभ सिंह जी, यहाँ सवाल तो टाइमिंग का ही हो जाता है। कल वोट पड़ने हैं और उसके 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह की खबरें आती हैं। ऐसा कैसे होता है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं और उसके ठीक कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले, महीना भर पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले इस तरह की खबरें आती हैं? मैंने पहले भी कहा कि ईडी जो है निष्पक्ष रूप से जांच करती है और ये जांच कई सालों से चल रही है। लगभग 3 साल पहले से जांच चालू हो चुकी है। भूपेश बघेल जी खुद कहते हैं कि हमारी 3 साल पहले से जांच चालू हो चुकी है, जो आज तक खत्म नहीं हो पाई। और ईडी की कार्रवाई दिन प्रतिदिन चलते आई है और आज जो मुख्य रूप से अपराधी मिले हैं, उन्होंने जो जो कबूल किया है, तो भूपेश बघेल जी को डरने की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो डरे मत, यदि कुछ किया है तो वो लोग डरे। तो भूपेश बघेल जी को ये कहना चाहिए, ईडी हो चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, मेरे पे आरोप लग रहा है तो कार्रवाई पूरा करे। और यदि दूध का दूध पानी का पानी उसमें स्पष्ट हो जाएगा तो बौखलाते वो हैं जिन्होंने गलत काम किया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसे सिरे से नकार रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ ने जितनी कार्रवाई की है, जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। यदि ये कार्रवाई हुई है तो क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था या इससे पहले भी राज्य सरकार कार्रवाई अपने स्तर पर कुछ कर सकती थी? देखिए प्रियंका जी, महादेव ऐप का जो मसला है उसमें यह है कि भिलाई के 2 लड़के एक जूस का दुकान चलाता था और एक टायर का दुकान, दोनों ऑफलाइन सट्टा खेलने के आदी थे। लेकिन कोरोना काल आ गया तो ये लोग एक ऐप बनाए और ऐप बनाने के बाद दुबई चले गए। दुबई जाकर के एक पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में आए और ये जो बेटिंग करना चालू किए महादेव ऐप से। अब ये बात यह है कि जब फिल्म स्टार लोगों के ऊपर काफी खर्च किया गया, भव्य शादी की गई, तब भारत की सुरक्षा एजेंसी और ईडी का भी ध्यान गया। लेकिन इस दरमियान छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई कर रही थी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी की है। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ की पुलिस ईडी से संपर्क की और इस मामले को
ईडी को भी सहयोग के लिए उनके संज्ञान में लाया गया। अब बात यह है, देखिए प्रियंका जी, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो हमारे देश में, चाहे बड़े बड़े चुनाव हो, सब जानते हैं कि मनी का उपयोग कैसे होता है जी। इसे कोई नकार नहीं सकता, ना इनकार कर सकता है। रही बात छत्तीसगढ़ के चुनाव के मसले के ऊपर, और कल जो फर्स्ट फेज में 20 सीटों का जो चुनाव होना है, तो छत्तीसगढ़ में कभी भी भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, जड़ नहीं पकड़ पाई प्रियंका जी। यहाँ के विषय किसान, आदिवासी, गांव, गरीब, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी के भी कार्यकाल में दान घोटाला का जो जिक्र हुआ, या फिर अभी भूपेश जी के कार्यकाल में महादेव ऐप या कोयला घोटाले की बात हो रही है। देखिए, लेकिन ये मुद्दे, चुनावी मुद्दे आज तक नहीं बन पाए हैं। ये अलग बात है कि इस चुनाव में बन जाए या ना बने, लेकिन इससे एक चीज आ रही प्रियंका जी, जिसके ऊपर परवेज जी इशारा कर रहे थे, वो काफी महत्वपूर्ण है। वह यह है कि आंचलिक अस्मिता की बात आ जाती है ना, तो कई बार ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, वो प्रतिकूल रिजल्ट भी दे देता है। यहाँ ईडी एक संवैधानिक बॉडी है, वो संविधान के अनुसार काम, विधि के शासन से किसी को इनकार नहीं। ईडी काम करे, पुलिस काम करे। अभी 15 मिनट पहले रायपुर में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और कांग्रेस की आईटी सेल के द्वारा किया गया, और उसमें यह कहा गया है कि जिस गाड़ी से वो रकम लाने की बात हो रही थी, वो तो बिलासपुर के एक भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक के परिवार से संबंधित रजिस्टर्ड गाड़ी है। तो जांच का विषय स्वतंत्र होकर के पॉलिटिकल दबाव ना बनाए, और ईडी और छत्तीसगढ़ की पुलिस को काम करने दिया जाए। जी बिल्कुल। जावेद जी, जिस तरह से डॉक्टर अजय यहाँ पर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए थे कि जो पैसा आया है प्रधानमंत्री के साथ, उसकी भी जांच होनी चाहिए, बक्सों की जांच होनी चाहिए। अब जिस तरह से डॉक्टर अजय यहाँ पर बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ही ईडी की मदद मांगी थी, तो अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो आपका आपत्ति क्यों है? जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपत्ति वाली बात नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम तो चाहते थे कि ये चुनाव छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे, हमारा फेवरेट मुद्दा है धान और किसान, और छत्तीसगढ़ के 5 साल की सरकार के किए गए कामों पे ही हो। वो ठीक है जावेद जी, वो ठीक है, लेकिन यदि इस तरह का कोई मुद्दा होता है तो जनता के सामने आना चाहिए ना, इसमें बुराई क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अब क्योंकि हमारे पास अपर हैंड है, धान हमारा विषय है, किसान हमारा विषय है, जहां हम 5 साल से किसानों के साथ रहे, ये तो किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ किए नहीं, स्वामीनाथन कमेटी को रद्दी के टोकरी में डाल दिए। तो अब इनके पास मुद्दे थे नहीं, अब नहीं थे, तो ये इंतजार कर रहे थे कि ये ऐसा कोई एक मुद्दा मिले जिसका छत्तीसगढ़ से भी सरोकार है और पूरे देश से भी सरोकार। अरे तो जावेद खान जी, ये तो राजनीति है, राजनीति में यदि आपको मुद्दा मिलेगा तो आप नहीं लेंगे क्या? मुद्दा मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पेटियों की बात उठाई कि नहीं उठाई? ये सरासर गलती कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की जनता, और छत्तीसगढ़ का जो अपमान कर रहे हैं पूरे देश में। सौरभ जी, छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं, सौरभ जी जवाब दीजिएगा। अपमान कर रहे हैं, ये जो मुद्दे ला रहे हैं इसके माध्यम से, और ये टाइमिंग बात करते हैं देखने के बाद तो मैं पूछना चाहता हूँ, और छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद आते हैं, KTS तुलसी जी आते हैं, रंजीता रंजन जी आती हैं, राजेश शुक्ला जी आती हैं, इन्होंने कभी भी न धर्मांतरण का मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में बड़ा उसको उठाया बात अपनी संसद में, न भ्रष्टाचार की मुद्दा संसद में उठाया, न महिला उत्पीड़न इतनी बढ़ गई न संसद में उठाया, और आज महादेव ऐप और इतनी बड़ी घोटाले हो रहे हैं, इसमें तीनों राज्यसभा सांसद चुप है। मैं इन राज्यसभा सांसदों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के खान साहब, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ये 3 राज्यसभा सांसद दूसरे स्टेट से मिलते हैं, तो ये क्या खान साहब जी को राज्यसभा सांसद नहीं दे सकते थे? हम तो कहते हमारे मित्र थे वो राज्यसभा सांसद होते खान साहब। दूसरे प्रदेश के बाहरी लोगों को आप राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से भेज देते हो, और इस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले होते हैं और वो संसद में चुप बैठे रहते हैं। चाहे महिला की बात कर ले, चाहे धान का बात कर ले, चाहे शराबबंदी और शराब घोटाले की बात कर ले, ये वहाँ चुप रहते हैं। ये बहुत दुखदायक है। जावेद जी, इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता समझ आए।
मेरा ये कहना है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। ये राष्ट्रीय पार्टी है, हम भी राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो हमारे 3 राज्यसभा सदस्यों के बात कर रहे हैं, अभी इसमें कोई दूसरे क्षेत्रीय पार्टी का डिबेट में कोई शामिल नहीं है। ये भी जानते हैं कि मैं अगर नाम गिनवा दूं कि आंध्र प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र का आदमी, राजस्थान से, इनके साथ भी ऐसा होता है, तो इनको ये मुद्दा यहाँ नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने इसलिए कह रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात, जो यहाँ के सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सांसद है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है, जो यहाँ की ट्रेनें रद्द होती है उसके प्रति कितनी नहीं, ठीक है जावेद जी, सवाल मेरा ये था, सवाल मेरा जावेद जी, अरे भाई मेरा सवाल भी तो सुनिए जावेद जी, सवाल मेरा ये था कि जब आपने मदद मांगी, जांच की शुरुआत आपने की, अब ईडी उस मामले में आगे बढ़ गई है, तो ईडी ये थोड़ी देखेगी कि चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं तो वो थोड़े दिन रुक जाते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। आप बताइए ना। जी देखिए, जांच की शुरुआत, जांच की शुरुआत आपने की थी कि नहीं की थी? लेकिन ईडी ऐसे आरोप भी ना लगाए ना, इतने बड़े बड़े आरोप सिर्फ एक आदमी के बयान पे, एक आदमी के इस पे 3 आरोप ना लगाए। आपको मालूम है 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ये कहा है दिल्ली में कि आपकी जो दलीलें होती है वो तथ्य के आधार पे होना चाहिए। ये फटकार लगाई थी ईडी ने। इनके केस तो कन्विक्शन देखिए, रेट ऑफ कन्विक्शन देखिए, इनका कितने केस है और कितना कन्विक्शन होता है, ये तो अजय चंद्राकर जी बेहतर बता देंगे। तो आप भी ये जान रहे हैं कि ये चुनावी साजिश है, ये चुनाव में जबरदस्ती धूमिल करने की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। डॉक्टर अजय, ये जो मुद्दा बार बार उठता है, टाइमिंग पर सवाल हम भी उठाते हैं, मीडिया भी उठाती है बार बार, लेकिन जिस तरह से तमाम एजेंसियां जांच करती है और उसके बाद कई मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जावेद जी आपके पास मैं आती हूँ, कई मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन जमानत नहीं हुई है। जब जमानत नहीं हुई है, कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट ने आगे कार्रवाई के लिए रिमांड भी दी है, मौका भी दिया है, तो इसको आप क्या मानेंगे? इसका मतलब तो ये कि एजेंसियां काम कर रही है ना? देखिए प्रियंका जी, ईडी चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो या फिर मोदी जी का, उनका जो कन्विक्शन जो रेट है, इसमें वो परफॉर्मेंस उनका कहें तो वो सोचने के लिए तो मजबूर कर देता है। सवाल यहां पर यह है कि चुनाव है तो ईडी की अति सक्रियता, प्रश्न यह है, विधि के शासन के अनुसार किसी भी एजेंसी को काम करना है। अब सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र की हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ ईडी की एक तारीफ भी करूंगा प्रियंका जी, जो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में शराब नीति के ऊपर पहले 7% कमीशन का जो दौर चलता था वो 12% किया गया, तो 328 करोड़ का डाटा ईडी दे रही है ना, वो एग्जैक्ट सांख्यिकी के रूप में एग्जैक्ट आ रहा है दिल्ली में। तो जहां पर वो साइंटिफिक काम हो रहा है उसकी तो प्रशंसा होगी, लेकिन ईडी की अति सक्रियता विपक्षी पार्टियां इसलिए प्रश्न चिन्ह उठा रही। दूसरी बात है यहाँ पर प्रियंका जी, 116 नेताओं में 96% विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई है। तो यहाँ प्रश्न यह आता है कि चुनाव के समय इस तरह की कार्रवाई होगी तो इसे राजनीति से प्रेरित तो माना जाएगा। अब बात आती है प्रियंका जी, मुख्य बात है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग का गठन भारत के संविधान सभा के द्वारा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 324 में जिक्र है, जितना भी विषय यहाँ उठ रहा है, चाहे सीआरपीएफ का मसला हो या फिर ईडी के मसले के ऊपर हो, चुनाव आयोग चूंकि उसे कार्यपालिका शक्ति नहीं दी है, हाँ ईडी को कार्यपालिका शक्ति दी है, लेकिन यहाँ संविधान सभा ने चुनाव आयोग को दिया है, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और कहीं पर भी लोकतंत्र के इस महायज्ञ में कुछ भी संशय ना हो, प्रश्न यह है। लेकिन दूसरा बात है, जो भी एजेंसियां हैं, रूल ऑफ लॉ है, उनको काम करना है, लेकिन निष्पक्षता से करना है। बायस्ड होकर के जो आरोप बार बार लग रहा है विभिन्न प्रांतों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सौरभ जी जवाब दीजिएगा। जावेद जी आपके पास आती हूं मैं। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी की, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो 2 दिन पहले जो इनका घोषणा पत्र आया है, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी करके हमारा घोषणा पत्र अपना घोषणा पत्र बना लिया। तो मैं कहना चाहता हूं भूपेश बघेल जी,
हमारा घोषणा पत्र 3-4 दिन पहले आ चुका है, आपका तो अभी 2 दिन पहले आया है। दूसरी बात, आप पे जनता विश्वास कैसे करेगी? पहले ही जो घोषणा पत्र है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तब जनता के पास एक एक बिंदु पड़े हैं घोषणा पत्र के। जो वादा खिलाफी आपने की है, पिछले बार जनता गुमराह हो गई थी, परंतु इस बार बिल्कुल नहीं गुमराह होगी। चाहे वो मंडी टैक्स की बात कर रहे हैं, आज तक माफ नहीं हुआ। चाहे सहायता समूह का कर्ज माफ कर की बात करें, आज तक नहीं हुआ। चाहे महिला महतारी सम्मान के रूप में 500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जो आज तक महिलाओं को नहीं मिला। अब वादे उनके सिर्फ और सिर्फ झूठे निकल गए। जावेद जी, वादे की बात छोड़ दीजिए, जावेद जी, घोटालों में आज मैं ये भाई साहब की बात से ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भरोसा कमाया है जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से भरोसा कमाया है, और उसी भरोसे की बुनियाद पे घोषणा पत्र भी लाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पे भरोसा है। अब थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा ईडी के ऊपर फिर से। मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हमारे आदरणीय अजय चंद्रेकर जी बता रहे थे कन्विक्शन का रेट पहले भी ऐसा, मैं ये बताऊंगा कि अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में संशोधन किया था, बहुत जबरदस्त संशोधन किया था। पहले ये क्या था, पेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेमा, ये जो बाहर से पैसा आता था हवाला पे, ये उस पर कार्रवाई करते थे। तो ये लोगों ने सोचा कि ये बाहर से काला धन तो हम लोग ने चुनाव में मुद्दा बना दिया है, अब लोग बोलेंगे काला धन लाओ, तो हमको भुला दिया काला धन। अभी कोई जनता बात नहीं करती देश में काले धन की, है ना। अब ये देश में ही एक दूसरे के पीछे ये एक्ट में चेंज करके, PMLA एक्ट में चेंज करके ये ईडी को ला दिया है। इसलिए इस एक्ट में चेंज किया, इसलिए जमानत नहीं होती इसमें। हाँ, और इसका फायदा ये लोग कैसा ले रहे हैं, विपक्षियों के पीछे लगा के ले रहे हैं, ये सब जानते हैं। और हमारी कार्यक्रम की बात करेंगे तो हमने तो ये घोषणा लगातार कर रहे हैं, पहले भी किया है, हमने जो घोषणा की है उसको विस्तार किया है। ठीक है, सौरभ जी जवाब दीजिएगा। सौरभ जी किया है और जनता हमारे पे भरोसा कर रही है। सौरभ जी जवाब दीजिएगा। कहा इन्होंने घोषणा की पत्र की बात करे ना तो ज्यादा अच्छा है। पिछले इतिहास गवाह है कि एक एक बिंदु उनके पूरे नहीं हुए हैं। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि 36 में से 34 वादे पूरे हो गए। नहीं सौरभ जी, जावेद जी का एक सवाल ये भी है कि एक्ट में संशोधन करके इस तरह कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका फायदा उठा सके। बिल्कुल, और यही नहीं, अरुण जेटली जी ने इलेक्ट्रॉन, सौरभ जी जवाब दीजिएगा इस पर। आज सुप्रीम कोर्ट में मुंह दिखाया है। आज सुप्रीम देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चीज का फायदा उठाने नहीं आती है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक कोई भी सुविधा का लाभ पहुंचे, चाहे बिजली के माध्यम से पहुंचे, चाहे पानी के माध्यम से पहुंचे। मैं बता देना चाहता हूँ, 15 साल जिस लाइट के नीचे आपने बैठे हैं और जिस रोड पे चल रहे हैं, जो साफ पानी पी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जिसमें बस्तर अंचल चले जाइए, सरगुजा अंचल चले जाइए, चाहे इधर रायपुर अंचल आ जाइए, संभाग भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विकास दिखता है। परंतु यही कांग्रेस का जो 5 साल पूर्ण होने वाला है, विकास देख लीजिए आप। अरे लेकिन सौरभ जी, मैं तो आपसे जवाब चाह रही थी, वो कह रहे हैं कि आपने, सौरभ जी मैं जवाब चाह रही थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने एक्ट में बदलाव इसलिए किया है ताकि आप फायदा उठा सके उसका। उस पर क्या कहना है? डॉक्टर अजय आपके पास में आऊंगी। जावेद जी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, वो जावेद जी ठीक कह रहे हैं, समय समय पर संशोधन हुआ है। और प्रियंका जी, आप तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आज ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर जो बहस हो रही वहां पर, और जिस तरह की चर्चा हो रही है, तो ये सब चीज तो हुआ है। अब मैं मूल बात में आता हूं प्रियंका जी। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है। डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी के बीच संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जब डॉक्टर अंबेडकर नेहरू जी से संवाद किए, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, सबको एक एक वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन जब तक आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो चुनाव है, इसमें दोनों पार्टियां जिस तरह से सोशल सेक्टर के ऊपर जिस तरह से अपने घोषणा पत्र को रखी हैं, इसके ऊपर तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो सपना यहाँ देखा गया था, निर्माण हुआ, तो ये गांव, किसान,
गरीब, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांधी जी का सपना, बीजेपी वाले कह सकते हैं दीनदयाल जी का सपना, इस तरह की बात है। और यहाँ पर ये महादेव ऐप वाला ये जो मुद्दा है, ये ग्रास रूट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पांचों संभाग के अलग अलग समस्याएं हैं प्रियंका जी बिल्कुल में। बिल्कुल अच्छी तो बात है, ये जनता समझदार है, जनता आप धीरे धीरे ये समझ चुकी है कि उसे क्या चाहिए चुनाव में जरूर। लेकिन जावेद जी, जिस तरह आप कह रहे थे प्रिवेंशन का मामला इसमें आया है, संसद में जब कोई भी बिल पास होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुमत तो होता ही है, और बहुमत यदि उनके पास है तो वो लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये कि सरकार में जब आप आएंगे तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप भी उसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं यदि आपको कहीं कोई लूप होल मिलता है तो। इतिहास में कभी इस तरह की कार्रवाई अजय चंद्राकर जी आदरणीय बैठे हैं, बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इस तरह की कार्रवाई चुनाव के बाद ऐसा हुआ है? इस तरह की कार्रवाई और कन्विक्शन में अंतर है। अगर कार्रवाई हो रही है तो कन्विक्शन रेट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कन्विक्शन रेट बढ़ते हुए नहीं दिखता। तो ये तो आप जो बोल रहे हैं कि कोई गलत नहीं है, ये मैं नहीं मानता, ये सरासर गलत है। और ये नियत का सवाल है, ये नियत का सवाल है कि काला धन जो विदेशों में है वो लोग भूल जाए, क्योंकि ये 2004 के ये 2014 के पहले काला धन बोल के लोग कान खा जाते थे। हर सभा में प्रधानमंत्री जी काला धन से शुरुआत करते थे, और आज काला धन वो विदेशों का भूल गए हैं और यहाँ ईडी को लगा दिए हैं। अब कितना वहां काला धन था और यहाँ से कितना निकल रहा है, तो ये है बात नियत की। ठीक है जावेद जी, चलिए मैं मान भी लेती हूँ, बिल्कुल चलिए मैं मान भी लेती हूँ जावेद जी, लेकिन ईडी के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, यदि कहीं कोई दोषी नहीं है तो वो बरी भी हो जाएगा, ये भी तो एक बात है। आप भरोसा तो करते हैं ना इस पर? देखिए प्रियंका जी, जमानत नहीं हो रही है, लेकिन मेरे पूरी उम्मीद है कि वो बरी तो होंगे ही। मुझे पूरी उम्मीद है वो बरी होगी, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी इनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। रही बात, ठीक है, मामला ठीक है। सौरभ जी छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी और महादेव ऐप की बात कर रही है, लेकिन अजय जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये चल नहीं पाएगा। बहुत कम समय है मेरे पास, 5 सेकंड में अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, चलना ना चलना वो तो समय बताएगा, क्योंकि ईडी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, बड़े बड़े घोटालों में ईडी की जांच बैठ रही है, तो इससे तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। चाहे कोल की बात कर ले, चाहे शराब की बात कर ले। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। जावेद जी महादेव ऐप की बात एक लाइन में बोलेगा जो भी। आज घोषणा पत्र में ये जनता ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर अजय बहुत धन्यवाद, जावेद जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान होना है, वोटिंग होनी है, और ऐसे में तमाम मुद्दे छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें तमाम बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि चुनावों के बाद जनता की झोली सौगातों से भर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईडी और महादेव ऐप का मुद्दा भी छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मैदान में है। अब देखना ही होगा कि जनता किस तरह से नाप तोल कर वोट करती है और किसको सत्ता के सिंहासन के करीब पहुंचाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।